रियासी अटैक। वेलकम टू FYI। 9 जून 2024 को कई अज्ञात आतंकवादियों ने शिवखोरी गुफा से कटरा रियासी जा रहे हिंदू तीर्थयात्रियों की एक यात्री बस पर गोलीबारी की, जिससे वह नियंत्रण खो बैठी और एक गहरी खाई में गिर गई। इसके बाद बंदूकधारियों ने दुर्घटनाग्रस्त बस पर और गोलीबारी की। हमले में 9 लोग मारे गए और 41 अन्य घायल हो गए। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। जबकि जम्मू और कश्मीर पुलिस का मानना है कि हमला लश्कर ए तैयबा द्वारा किया गया था, जिसका TRF एक मुखौटा माना जाता है। अगर आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों पर हमले सिर्फ 90s में होते थे, अब नहीं होते, तो इस वीडियो के बाद शायद आपका ओपिनियन बदल जाएगा। इनफैक्ट बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं, बात उन मुस्लिम भाइयों की भी हो रही है जो कश्मीर में रिफॉर्म्स चाहते हैं, भारत का अंग बनना चाहते हैं। वो लॉयर हैं, पुलिस में हैं, टीचर्स हैं, जिन पर पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक करते हैं। ये मैं शायद इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का ढोंग करने वाले को नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, और इस वीडियो में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें होने वाली है। जिसे थोड़ा इतिहास पता होगा उसे पता होगा। पाकिस्तानी जनरल जिया उल हक ने जीवन की हार के बाद पहचान लिया था कि भारत को एक डायरेक्ट वॉर में हराना नामुमकिन है, तो पाकिस्तानी आर्मी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, और वह है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। कुछ दिनों पहले रियासी में हुए अटैक्स इसी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। एक बस माता वैष्णो देवी की ओर जा रही थी, जिस पर आतंकियों ने गोलियां चलाई। ये बस खाई में गिर गई और इसमें 9 लोगों की जान गई। इस अटैक में एक छोटा बच्चा भी गुजर गया। आई विटनेस कहते हैं कि बस खाई में गिरने के बाद भी आतंकी नीचे उतरकर गोलियां बरसाते रहे। यात्रियों को चुपचाप मरने का ढोंग करना पड़ा, फिर ही आतंकी रुके। ये हमला उसी दिन हुआ जब हमारी नई सरकार शपथ ले रही थी। यह कोई इंसिडेंट नहीं था, यह एक क्लियर मैसेज था। यह अटैक TRF यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने करवाया था। और इस TRF को सपोर्ट कौन करता है? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी एकदम से नहीं, स्लोली, धीरे धीरे भारत को डिस्ट्रॉय करो। पाकिस्तान के पूर्व PM जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 685 में यह कहा था कि वह भारत के अगेंस्ट 1000 साल की जंग का ऐलान कर रहे। UNSC में ऐसा स्पीच, UNSC यानी वो संस्था जो दुनिया भर में पीस मेकर बनी घूमती है, उन्होंने ऐसा स्पीच सबके सामने होने दिया। और यह 1000 ईयर वॉर होगी कैसे? इसी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी। फिर वह खालिस्तानी सेपरेट को सपोर्ट करना हो या कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ाना, ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? पाकिस्तान के 7 स्टेप्स हैं जिनसे वह डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भारत पर अटैक करना चाहते हैं। पहला स्टेप है कश्मीर में सेपरेट फोर्सेस को फाइनेंस करना। दूसरा स्टेप है आतंकियों को ट्रेन करना। तीसरा स्टेप है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में हेट स्पीच फैलाना। चौथा स्टेप है भारत में ड्रग सप्लाई करना। पांचवा स्टेप है भारत में फेक करेंसी का एक जाल बिछाना। छठा स्टेप है नेपाल और अन्य देशों के थ्रू भारत में आतंकियों को भेजना, स्लीपर सेल्स बनाना। और आखिरी स्टेप है भारत में वेपन्स भेजकर इन स्लीपर सेल्स के थ्रू सिविल वॉर करवाना। ISI एंड इल्यूजन ऑफ PS, इल्यूजन ऑफ PS। क्या बढ़िया ना मैरिड? एक वॉर सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती। वॉर अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर जो इन अर्जेंट ग्रुप्स लड़ते हैं, वॉर थ्रू टेररिज्म, साइकोलॉजिकल वॉर जो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ी जाती है, इकोनॉमिक वॉर जिसमें देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक होता है, और डिप्लोमेटिक वॉर जिसमें एक देश को ग्लोबली आइसोलेट करने की कोशिश होती है ताकि कोई और देश हमारी हेल्प के लिए आगे ना आए। इसमें से डिप्लोमेटिक वॉर फ्रंट पर पाकिस्तान फेल होता दिखता है राइट नाउ, लेकिन बाकी कई मामलों में पाकिस्तान सक्सेसफुल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है TRF। पिछले साल भारत सरकार ने TRF को एक टेरर आउटफिट घोषित किया। ये लश्कर तैयबा का एक ब्रांच है। पाकिस्तान टेरर फंड करता है। इस वजह से पाकिस्तान 2018 से 2022 के बीच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। आर्टिकल 3 से हटने के बाद यह ग्रुप TRF एक्टिव हुआ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चाहती है कि इंटरनेशनल ये ग्रुप रेजिस्टेंस दिखे, ऐसा लगे कि कश्मीर के इंडिजिनस लोग इस ग्रुप को चला रहे हैं, वह रेबेल फोर्सेस कश्मीर के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है, जो आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि 2020 से कितने अटैक्स में ये ग्रुप इन्वॉल्व रहा है और इनका इम्पैक्ट जैकलिन किन किन लोगों पर हुआ है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कृपा करके इसे स्किप मत कीजिए। 2020 से शुरुआत करते हैं।
5 अप्रैल नॉर्थ कश्मीर में 5 सोल्जर्स मिलिटेंट घुसपैठियों के हाथों मारे गए। 18 अप्रैल इन्हीं के अटैक्स में 3 सीआरपीएफ जवान मारे गए और 2 इंजर भी हुए। 3 मई टीआरएफ के मिलिटेंट्स ने होस्टेज को पकड़े रखा था। उन्हें छुड़ाते हुए 5 सोल्जर्स मारे गए। 21 मई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर और सीआरपीएफ के जवानों पर ओपन फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसमैन ने अपनी जान गंवाई। 8 जून को एक कश्मीरी पंडित सरपंच को अनंतनाग में गोलियों से मारा गया। 9 जुलाई को हाई सिक्योरिटी के बावजूद शेख वसीम, बारी बारी रहमत और उमर बारी को उनके ही घर के सामने गोलियों से मारा गया। इन आतंकियों ने एक्टिविस्ट लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा। 25 सितंबर को श्रीनगर में बाबर कादरी के घर पर ही उन्हें मारा गया। इस बार टेररिस्ट क्लाइंट बनकर उनके घर पहुंचे। 6 अक्टूबर कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटिशियन के पीएसओ को मारा गया। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 3 बीजेपी वर्कर्स को जान से मार दिया गया। 8 नवंबर 2 आर्मी और एक बीएसएफ के जवान ने एलओसी के पास कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलिंग के समय मिलिटेंट से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। 23 दिसंबर को तो सीआरपीएफ पर उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भी उन्होंने सतपाल निश्चल नाम के कश्मीरी हिंदू को मारा। अब 2021 की बात करते हैं। 19 फरवरी को श्रीनगर में 2 पुलिसमैन मारे गए। 29 मार्च शमशुद्दीन पीर और रियाज अहमद उनके सिक्योरिटी गार्ड शफकत अहमद के साथ मारे गए। 22 जून को तो एक सीआईडी इंस्पेक्टर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। 27 जून पुलिसमैन के साथ उनकी पत्नी और बेटी को इन्होंने मार दिया। 7 अगस्त को भी एक पुलिस ऑफिसर मारे गए। 5 अक्टूबर को एक कश्मीरी पंडित फार्मेसी ओनर को श्रीनगर में मारा गया। 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को एक हिंदू और एक सिख टीचर को मारा गया और 2 दिन बाद 9 अक्टूबर को 2 पुलिसमैन को मारा गया। पिछले साल 2023 के अनंतनाग एनकाउंटर के बारे में शायद आपको पता होगा। यह एक वेल प्लान्ड एम्बुश था। इसमें 2 सोल्जर्स और एक पुलिस ऑफिसर मारे गए। लेकिन इस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में बड़े क्वांटिटी में वॉर लाइक स्टोर जब्त हुए, यानी अटैक की तैयारी हो रही थी। प्लस उनके अड्डे पर पाकिस्तानी मार्केट दवाइयाँ भी मिली और उसके बाद 2024 में रियासी अटैक। ये वो सारे इंसिडेंट्स हैं जिनके लिए टीआरएफ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इनमें अटैक सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, सिखों और मुसलमानों पर भी हुआ था। और ये सारी बातें अल जजीरा, इंडिया टुडे, द वायर जैसे पब्लिकेशंस ने भी कवर की है। ये डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सच हमारी आंखों के सामने है, फिर भी हम उसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं। टीआरएफ अगर सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता तो उन्हें अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सब पर गोलियां चलाई, उन्होंने दहशत फैलाई, उन्होंने एक्टिविस्ट लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा, पुलिस को, लोकल म्यूनिसिपल लीडर्स को नहीं छोड़ा, टीचर्स को नहीं छोड़ा, बिजनेसमैन को नहीं छोड़ा, ताकि समाज में कभी भी कोई प्रगति ना, कोई भी अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए, कोई भी एक लीडर ना बन पाए, अपने मुद्दे डेमोक्रेटिक लिए सामने रख ही ना पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रियल स्टेट कर दो। कश्मीर के लिए हमेशा से अच्छे शातिर और जो देश का वफादार हो वैसे लीडर की जरूरत है। लेकिन अगर लीडर्स खड़े होने पर खुद ही सेफ नहीं होंगे तो वह लोगों की आवाज़ कैसे बनेंगे? और इसे ही कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। लोगों को अपने आप में ही इतना बांट दो, इतना डिवाइड कर दो कि वह अपने आप में ही लड़ते रहे और पाकिस्तानी आर्मी दूर से तमाशा देख भारत को डिस्ट्रॉय होते हुए देखे। ये वीडियो हमारा एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है एजुकेशन का सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का। हो सकता है कि ये वीडियो सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी लोग भी देखें तो आपको भी ये पता होना ज़रूरी है कि जब भी कोई अमन की आशा की बात करता है तो यह अटेम्प्ट तब तक फेल ही होंगे जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुकता नहीं। ये टेररिज्म रोके बगैर अमन की आशा सिर्फ गानों तक ही सीमित रहेगी। रियल लाइफ में पीस एक इल्यूजन ही बना रहेगा, क्योंकि रियल पीस तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तानी टेररिस्ट हथियार डाल देते हैं, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी को ऑफिशियली छोड़ देते हैं। ये पॉसिबल तभी है जब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से आर्मी का कंट्रोल हटेगा, पाकिस्तान में असली ढंग से डेमोक्रेसी आएगी। रियासी में हुए हमले के कुछ दिनों के भीतर ही जम्मू संभाग में कई हमले और मुठभेड़ें हुईं। 11 जून को कठुआ के हीरानगर इलाके में एक नागरिक को बंदूकधारी ने गोली मार दी थी और दूसरी मुठभेड़ डोडा के चत्तरगला इलाके में हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों के 6 जवान घायल हो गए थे। कठुआ में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान उनके और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक सीआरपीएफ जवान और दोनों आतंकवादी मारे गए।
मारे गए दोनों आतंकवादियों के पास से कई पाकिस्तान निर्मित सामान बरामद हुए, जिनमें 1 लाख रुपए के 500 के नोट भी शामिल हैं। उनके पास पाकिस्तान निर्मित चॉकलेट, सूखा चना, बासी चपातियां, दवाइयां, दर्द निवारक इंजेक्शन, F4 बैटरी सेल के 2 पैकेट और एक हैंडसेट जिसमें एंटीना और 2 तार लटके हुए थे। कठुआ में पुलिस के अनुसार आतंकवादियों के पास एक M4 कार्बाइन और एक AK-47 राइफल थी। 12 जून को डोडा के गंडोह क्षेत्र में एक और मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। आखिर और कितने आतंकी हमले मासूमों पर होंगे? हाल ही में 20 जून 2024 को आतंकियों की मदद करने वाला एक शख्स, जिसका नाम हकमदीन है, जो बांद्रा इलाका राजौरी जिले का रहने वाला जवानों द्वारा पकड़ा गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद इसने बताया कि 6,000 रुपये के लिए उन आतंकियों को घटनास्थल तक पहुंचने में मदद की और उनको 3 बार अपने पास रहने को पनाह दी, ताकि वहां रहकर हर रास्ते से परिचय करवाया जा सके, जहां सीसीटीवी उन्हें न ट्रैक कर पाए और घटना को अंजाम दे सके। रियासी हमले के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आशा करता हूं और ये होगा ही कि हमारी सरकार सारे आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़े और इस बार ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करे कि आने वाले समय आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए और पाकिस्तान और अन्य सीमा रेखा के आतंक के खिलाफ कोई फैसला ले।